नमस्कार भैया बहनों। मैं आचार्य धर्मेंद्र सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध भौदेपुर सीतामढ़ी से। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी उसके बारे में पढ़ रहे थे। आइए इसमें और आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो पालमपुर गांव था, है ना, उसमें क्या क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने पालमपुर गांव की कहानी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था, अब उसी से संबंधित एक प्रश्न था, जो रिक्त स्थान था उसमें वो आपको भरना था। उसके पहले मैं जो पूर्व में पढ़ाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। आइए, तो आपने पालमपुर गांव की कहानी में देखा था कि जो कुछ भी उत्पादन होता है ना, उस उत्पादन को करने में 4 कारक जिम्मेदार होते हैं। यानी कि उन्हीं 4 कारकों की सहायता से किसी भी प्रकार का उत्पादन का कार्य संपादित किया जाता है, ठीक है ना। जिसमें पहला कारक था हमारा भूमि, उसके बाद दूसरा कारक श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा मानव पूंजी, ठीक है। तो इस अध्याय में आपको पहला 3 कारक के बारे में ही विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इन तीनों कारकों के बारे में लगभग पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब इसी तीनों कारकों के आधार पर ही आपको रिक्त स्थान को भरना था, ठीक है। तो आइए, उम्मीद है आप लोग भर लिए होंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है तो हम लोग उस रिक्त स्थान को कैसे भरेंगे उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, आप देखिए कि ये रिक्त स्थान यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न आप पढ़ें, देखिए क्या बोल रहे हैं। जो उत्पादन के 3 कारकों में, है ना, उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है, ठीक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांवों में खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 3 कारक जो हैं ये तो है ही है उत्पादन के लिए, लेकिन इसमें जो आपका श्रम है ना, जो श्रम है ये एक ऐसा कारक है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अपने देश में ही देख लीजिए कि रोजगार क्या है, सीमित है ना, काम कम है और लोग क्या हैं, ज़्यादा है। और सभी लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार क्यों चाहिए भाई? क्योंकि सभी को धन का अर्जन करना है। धन का अर्जन क्यों करना है? क्योंकि उनको अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को क्या करना रहता है, पूरा करना रहता है। उसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो श्रम है वो पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध है, ठीक है। आपको पता है कि ऐसे अनेक लोग हैं जो गांवों में खेतीहर मजदूर के रूप में काम करने को तैयार है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं खेतों में, गांवों में, जो खेतों में काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन क्या है, काम के अवसर काफ़ी कम है, सीमित हैं, है ना, ठीक है। और अब यहीं से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये कहानी का एक समरी ही है, बस इसको आपको भरना था। तो वे या तो भूमिहीन परिवार से हैं, ठीक है। जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो कहाँ से हैं? भूमिहीन परिवार से हैं। या और कहाँ से हो सकते हैं, जरा सोचिए, ठीक है। एक तो भूमिहीन परिवार के लोग, उनके पास भूमि ही नहीं है, तो वो श्रम को हमेशा तैयार रहते हैं। और दूसरा, किनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी भूमि पे काम करने की? तो जिनके पास बहुत कम खेत होगा, है ना, और वो काफ़ी समय क्या होंगे, फ्री होंगे, उनके पास कोई काम नहीं होगा। तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? छोटे किसान, है ना।
ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, वे या तो भूमिहीन परिवार से हैं या छोटे किसान हैं। ठीक है, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। ठीक है जी, अब आगे ऐसे ही यहाँ पर देखिए, श्रम के विपरीत, श्रम के उल्टा यानी कि विपरीत। ठीक है, खाली स्थान, रिक्त स्थान उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। क्या क्या हो सकता है जो उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है? कारक कितने? 4 ही है, यहाँ आपको 3 पढ़ना है। उन तीनों कारकों में से एक कारक दुर्लभ है, क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक, भूमि। ठीक है ना, भूमि हमारा क्या है, एक दुर्लभ कारक है ना। उसको वो दुर्लभ क्यों है कि आप लाख प्रयास करके भी उस भूमि का जो दायरा है, जो क्षेत्र है, उसको आप नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भूमि उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़िए। कृषि भूमि का क्षेत्र है ना। अब यहाँ पर फिर इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए ऊपर वाले में, आप देखो कि भूमि उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, कृषि भूमि का क्षेत्र दुर्लभ क्यों है भाई? क्योंकि वो सीमित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, सीमित है, तो क्या हो जाएगा, कृषि भूमि का क्षेत्र सीमित है। ठीक है जी, इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी, अब ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ दे रखा है तो आपका काम ज्यादा आसान कर दिया है। तो इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी, जो हमारे पास भूमि है, यानी आप अपने भारत की बात करिए, उस गांव की बात करिए। ठीक है, जो कहानी आप पढ़े उस गांव की मेन बात करना है। तो वहां पे क्या था, जो भूमि है वो असमान है ना। वो भूमि क्या है, असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है ना। सबको बराबर नहीं मिला हुआ है। अब देखे होंगे कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 एकड़ से भी ज्यादा भूमि है ना, और कुछ के पास 2 एकड़ से ज्यादा भूमि है, लेकिन मैक्सिमम के पास 2 भूमि से कम है। और उसमें से भी काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि है ही नहीं, जो भूमिहीन है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, उपलब्ध भूमि भी असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे यहां से सेकंड आपका जो लाइन है, यहां से देखिए, ऐसे कई छोटे किसान हैं। ठीक है ना, ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से बेहतर नहीं है ना। यही सब बात है भाई, छोटा टुकड़ा हो, ठीक है, तो वहां पे कितने दिन खेती करेंगे और वहां से उनको कितना आय का अर्जन होगा। उनकी स्थिति जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं उससे बस थोड़ी ही बेहतर होगी, है ना। मतलब जो हमारा 12 महीना होता है, तो उनको 2-4 महीना मुश्किल से उस भूमि के टुकड़े से जो अनाज है वो उपलब्ध हो पाता होगा। ठीक है ना, बाकी दिन की गुजारा के लिए उनको श्रम करना पड़ेगा, दूसरों के खेतों में जाके काम करना पड़ेगा, कोई और विकल्प की तलाश उनको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो वो छोटा भूमि का टुकड़ा भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए, है ना, उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए जो किसान हैं वो क्या करते होंगे, उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए वो क्या करते होंगे, खेती के जो आधुनिक तकनीक हैं उसका उपयोग करते होंगे, और खेती के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते होंगे, और जो उर्वरक है ना, जिसको रासायनिक खाद बोलते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं। तो इन दोनों का उपयोग करने से क्या होगा, उनके खेतों की जो पैदावार होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले की अपेक्षा थोड़ा बहुत तो बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण उनको ज्यादा मात्रा में उत्पादन प्राप्त होगा, और या तो उसको खाएं या फिर बेचें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसान आधुनिक तकनीक और उर्वरक का उपयोग करते हैं, है ना। इन दोनों से फसलों, है ना, इन दोनों से फसलों के उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर
आधुनिक तकनीक और उर्वरक उपयोग करके आप उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, खेती की आधुनिक विधियों में, है ना, ब्लैंक, की अत्यधिक आवश्यकता होती है। खेती के आधुनिक विधियों में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो धन की आवश्यकता होगी, है ना। उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? भौतिक पूंजी, है ना, और शॉर्ट में पूंजी बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर विधियों में पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ठीक है जी, आधुनिक विधियों में पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ठीक, आगे देखिए, छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था, है ना, छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। जाहिर सा बात है, उनको लेना ही पड़ेगा, उनके पास खेत क्या है, काफ़ी कम है, तो वो अनाज वो अपनी ज़रूरत के लिए ही रख लेते हैं, और उतने अनाज में भी उनका ज़रूरत का अनाज नहीं मिल पाता है, यानी कि उनकी ज़रूरतें उससे पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना, उनको और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम करेंगे तो वो साल भर की अपनी ज़रूरतों को जैसे तैसे पूरा करेंगे, तो उनके पास बचत के रूप में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है। आपने देखा, जो कहानी हमने देखा था किसका? डाला का, है ना, और सविता का। ठीक है, तो सविता जो थी वो जो तेजपाल था उससे क्या करी थी? कर्ज लेती थी। ठीक है जी, तो आगे आ जाइए। पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। कष्ट तो सहना ही पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप सविता की कहानी के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सविता है उसको जो तेजपाल के द्वारा कर्ज दिया गया 3,000 रुपये का, उसकी जो शर्तें थी वो कितनी कठोर थी, है ना। पहला जो ब्याज का दर था वो बहुत ज़्यादा था, है ना। 4 महीना के लिए ही उसने पैसा दिया, और जो ब्याज था वो 24% सालाना तय किया। ठीक है, पहला ये सब था। दूसरा, उसको तेजपाल के खेत में ही काम करना था। ठीक है, और जो मजदूरी मिली थी उसको कितनी मिली थी? 35 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, और साथ ही साथ इतना काम करने के बाद से उसको अपने घर की भी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती थी। उसके जो बच्चे थे 3, उसको देखना है, घर के सारे कार्य देखने होते थे। ठीक है, तो कितना उनके लिए कष्ट होता होगा, है ना, ये सारे कार्य करने में। ठीक है, तो इसीलिए विशेष रूप से जो छोटे किसान के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक ही होता है। ठीक है जी, अब आगे जाइए, यहाँ पे आइए। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ हैं, है ना। आप यहाँ पर देखो कि क्या बोल रहे हैं कि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ है, दोनों बड़ी मेहनत से। भूमि तो प्राकृतिक प्रदत्त है, आगे पढ़ लेते हैं, पहले देखते हैं बाद में समझाएंगे। उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है। ठीक है, उत्पादन के इन दोनों कारकों में यानी भूमि और पूंजी में एक मूल अंतर क्या है कि यहाँ पर क्या प्राकृतिक संसाधन है? तो जो हमारा भूमि है वो प्राकृतिक संसाधन है, वो हमें प्रकृति ने दिया है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होगा? क्या मानव निर्मित है? पूंजी, है ना। पूंजी को हम लोग क्या करते हैं? अपने हाथों से बनाते हैं, मेहनत करके उसका अर्जन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूंजी क्या हो सकता है? भौतिक पूंजी, और उसमें क्या क्या हो सकता है? ट्रैक्टर, हल, जनरेटर्स, मोटर्स, है ना, ट्रक, बस, है ना, आदि। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूंजी है वो मानव निर्मित है। ठीक है, आगे देखिए, पूंजी को बढ़ाना संभव है, ठीक है, लेकिन भूमि क्या है? स्थिर है। आप पूंजी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी, आप पूंजी को मेहनत करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन भूमि को कितना मेहनत करेंगे उसका क्षेत्र आप नहीं बढ़ा सकते, है ना। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह से देखभाल करें। ठीक है जी, आपके पास जितना भूमि है ना, और प्रकृति ने हमें जितने तरह के संसाधन दिए हैं, वो जल के रूप में हो सकता है ना, वायु के रूप में हो सकता है, वन के रूप में हो सकता है ना। तो इन सब को हमको बड़े अच्छे से देखभाल करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आज आप देख ही पा रहे हैं कि जो विज्ञान के कारण अत्यधिक जो हमने प्रकृति का दोहन किया है, उसी का खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर आप देखो कि ये जो अभी तक लगभग 1.5 महीने का
40 दिन का जो लॉकडाउन था, है ना, कोरोना के कारण, इसमें आपने देखा कि कैसे सारी इंडस्ट्रीज पूरे विश्व की जब बंद हो गई तो हमारा जो प्रकृति है वो खिलखिलाने लगी, है ना। और यहाँ पे जो प्रदूषण था, वो चाहे जल का प्रदूषण हो या वायु का प्रदूषण हो, है ना, वो सारे क्या हो गए, लगभग लगभग समाप्त हो गए। ठीक है ना। आप देखो, न्यूज़ देखते होगे तो आपको पता होगा कि जो हमारी गंगा है वह आज से पहले स्वच्छ नहीं रही थी। इतनी जितनी आज स्वच्छ है, जितना उसका पानी निर्मल हो गया है, ये सरकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उस गंगा का जल निर्मल नहीं हो पाया था। लेकिन आज इस लॉकडाउन ने हमारे जो प्रकृति है ना, जो गंगा है, उसको इतना शुद्ध कर दिया है। ठीक है। तो ये अनजाने में ही हमने प्रकृति को बचाया है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी प्राकृतिक संसाधनों को और अच्छे तरीके से देखभाल करना है, उनको सहेजना है, समेटना है, उनको बचाने का प्रयास करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आ जाइए कि हम लोग देखते हैं कि जो अधिशेष यानी कि सरप्लस कृषि उत्पादों की बिक्री जो है वो कैसे होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो अनाज का उत्पादन होता है वो सारे किसान उत्पादन करते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो छोटे किसान होते हैं वो अनाज को अपने दैनिक उपयोग के लिए रख लेते हैं। ठीक है। और वो उस अनाज को बाज़ार में नहीं बेच पाते क्योंकि बचता ही नहीं है ज़्यादा उनके लिए। ठीक है। तो जो किसान फसलों का उत्पादन करते हैं, है ना, जैसे उदाहरण के रूप में आप गेहूं को ले लीजिए, अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, तो गेहूं की जब कटाई हो जाती है, ठीक है ना, तो वो उत्पादन हमारा पूर्ण हो जाता है। ठीक है। गेहूं का जब उत्पादन पूर्ण हो जाता है तब जो किसान होते हैं वो गेहूं को क्या करते होंगे, उनको जितना गेहूं की आवश्यकता होती है पूरे साल खाने के लिए, वो किसान उतना गेहूं अपने पास रख लेते हैं। जो सरप्लस गेहूं होता है उसे बेच देते हैं। ठीक है। आपने इसको देखा भी कि जो सविता और गोविंद के बेटों, है ना, जो हैं वो छोटे किसान हैं, और छोटे किसान होने के कारण उनके पास जो गेहूं का अधिशेष मात्रा होता है वो काफ़ी कम बचता है, या नहीं भी बचता होगा। ठीक है। कारण क्या है, उनका उत्पादन काफ़ी कम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बाजार है ना, जो बाजार है उसमें गेहूं की आपूर्ति हम लोग करते होंगे। तो जो मझोले और बड़े किसान होते हैं वही गेहूं की पूर्ति बाजार में करते हैं। ठीक है जी। आप देखते होंगे, कभी गांव जाने का मौका मिला होगा तो आप देखे होंगे कि जो हमारा गेहूं है वो बैलगाड़ियों में या फिर छोटे छोटे ट्रक्स में, या आप कभी कभी बड़े बड़े ट्रक भी देखते होंगे, तो उनके माध्यम से गेहूं को खरीद करके जो कस्बे हैं या शहर के दुकान हैं वहाँ व्यापारियों के द्वारा पहुँचाया जाता है। ठीक है। तो और उस गेहूं को जो व्यापारी वर्ग होता है वो किसानों से खरीदते हैं, फिर है उसको आगे वो सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ और देखिए कि जो एक बड़ा किसान तेजपाल है ना, वो कितना गेहूं का उत्पादन कर रहा है, 350 क्विंटल। ठीक है। उसको 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। ठीक है। ये उत्पादन टोटल नहीं है, वो अपनी ज़रूरत का भी जो गेहूं है उसको रख लेता है, और 350 क्विंटल उसके बाद सरप्लस गेहूं होता है। ठीक है। और वो गेहूं को रायगंज के बाज़ार में बेच देता है और अच्छा कमाई करता है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे जो तेजपाल है, ठीक है, अब इस कमाई क्या करता है, क्या होगा, तो क्या करेगा, इस कमाई में से अधिकांश पैसा वो अपने बैंक के खाते में जमा कर देता है। ठीक है। और बाद में उन्हीं पैसों का उपयोग क्या करता होगा,
वो अपने कार्यशील पूंजी के रूप में अगली फसल के लिए करता होगा और उसी पैसे में से सविता जैसे किसानों को कर्ज देता होगा। ठीक है ना? ठीक है जी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर और क्या हो रहा है कि ये जो तेजपाल सिंह है ना, ये अब उसके पास पहले से एक ट्रैक्टर है, अब ये एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। ठीक है ना? अगर वो ट्रैक्टर दूसरा ट्रैक्टर खरीद लेता है तो उसका जो स्थिर पूंजी है, फिक्स्ड कैपिटल जिसको बोलते हैं, है ना, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और उसका बढ़ जाने से उसकी आय भी और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो तेजपाल सिंह के ही जैसा जो दूसरे और भी बड़े और मझोले किसान हैं, वो भी अपने अधिशेष कृषि उत्पादों को, गेहूं को जो ज़्यादा बच जाता है उसको बाज़ार में बेच देते हैं। ठीक है। और एक भाग जो उसका होता है उसको अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रख लेते हैं, है ना। इस तरह से वो क्या करते हैं, अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था वो अपनी बचत से ही कर लेते हैं। ठीक है जी। और जो कुछ किसान होते हैं वो अपनी बचत से पशु, ट्रक आदि खरीदते हैं या फिर उससे दुकान शुरू करते हैं, है ना। तो इन दुकानों से, ये ट्रक से उनको थोड़ा और ज़्यादा आय होने लगता है। ठीक है जी। अब इस सबको हम लोग कहाँ देखेंगे, तो इन सबको जो दुकान है, आपका जो ट्रक है, जो पशु है, इसको हम लोग अब अगले क्लास में गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी, है ना, गैर कृषि कार्यों के लिए जो पूंजी होता है उसमें देखेंगे। तो ये अगला टॉपिक हमारा रहेगा, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। चलिए, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, होमवर्क पूरा का पूरा करें। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।